देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी को, जो कि कुषाण डायनेस्टी के बाद भारत में आते हैं। जब कुषाण डायनेस्टी का अंत होता है तो भारत में कुछ छोटे छोटे राज्य आ जाते हैं। उसी में से एक राज्य शुरुआत में बनता है गुप्ता, जो कि बाद में चल के बहुत बड़ा हो जाता है और फैल जाता है और लगभग पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक का क्षेत्र और पूरा दक्षिण भारत और इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में कई जगहों तक फैला हुआ था ये। तो इसके बारे में देख लेते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट। वैसे गोल्डन पीरियड इस गुप्ता एज को बोला जाता है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का। तो देख लेते हैं इस गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ और ये कहाँ से ओरिजिन होता है। तो इसको लेकर कई सारी थ्योरीज है और अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बातें बताई। उनमें से 3-4 की बातें मैंने आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं इनका ओरिजिन थ्योरी कौन कौन सी है। इसमें होती है काशी प्रसाद जायसवाल नाम के हिस्टोरियन। अब ये बताते हैं कि जो गुप्ता लोग थे इसे जाट कास्ट थे। आजकल जो जाट होते हैं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग, उसी जाट कास्ट के थे ये लोग। और पंजाब में शुरुआत में ओरिजिन प्लेस इनका था पंजाब। इसी के साथ साथ जो अगले हैं गौरी शंकर ओझा, ये गौरी शंकर ओझा। अब ये बताते हैं कि ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, एक क्षत्रिय बता रहा है और एक जाट बता रहा है। अगला देखते हैं। अब राय चौधरी नाम के इतिहासकार है, वो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इन्होंने इनको ब्राह्मण बोल दिया, ये ब्राह्मण बता रहे हैं। तो तीसरी थ्योरी में ब्राह्मण, चौथी थ्योरी में एलन और अल्तेकर ने वैश्य बताया है गुप्ता। ये गुप्ता लोग वैश्य थे और व्यापार के करते थे। वैसे आजकल भी गुप्त लोग होते हैं गुप्ता, पर ये जो गुप्ता थे उनका आज के गुप्ता से कोई लेन देन नहीं। तो इस भ्रम में मत रहिए। साथ ही साथ पांचवी थ्योरी जो कि सबने मानी है कि गुप्ता क्या थे और ये है वैश्य। आजकल आपसे कोई पूछे कि गुप्ता कौन थे, एंशिएंट वक्त के जो गुप्ता थे वो कौन थे, तो आप बोल सकते सीधा वैश्य, ये सर्व मानिए। फिर इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे श्रीगुप्त नाम का एक व्यक्ति था जो कुषाणों के वक्त में था। इसने अपने राज्य को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्वतंत्र कर लिया था और वहाँ पे शासन करने लग गया था शुरुआत से। अब इनने उस वक्त एक टाइटल भी ले लिया था, महाराजा का टाइटल। अब महाराजा का टाइटल लेने से थोड़ा बहुत तो फ्रीडम की बात चलती है कि इन्हें अपने राज्य को हल्का फुल्का अलग कर दिया था। अब इसका जो सक्सेसर होता है घटोत्कच, इस घटोत्कच ने भी यही वाली उपाधि यानी कि एक टाइटल लिया था महाराजा वाला। अब ये दोनों को दोनों ना थोड़े वीक रूलर, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनको बस यही जानना है कि क्रोनोलॉजी में कौन कौन। अगले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसका शासन होता है 319 से लेकर 334 एडी तक। इस वक्त में जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा, ये इंपॉर्टेंट थी, एक जो पूछा जाता है एग्जाम में। इसको रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने पूरे साम्राज्य को आगे बढ़ा दिया था। ये पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था और अपने साम्राज्य को फैला भी लिया था काफी अच्छे से बड़े एरिया में। इसने गुप्ता संवत यानी कि जो कैलेंडर था गुप्ता का, आजकल गुप्त संवत चलता है, तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया अपने ही वक्त में। कब करवाया तो 319 एडी के वक्त में जब ये राजा बनता है उसमें। अगली बात है कि ये लिच्छवी के जो प्रिंस होते हैं कुमार देवी। अब ये लिच्छवी कहाँ थे, तो ये लिच्छवी थे बिहार के क्षेत्र में। तो उसकी जो प्रिंसेस होती है कुमार देवी, उससे शादी इसकी होती है। इसका जो एम्पायर था वो आजकल के बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। ज़्यादा बड़ा नहीं था इतना भी, पर उस वक्त के हिसाब से काफ़ी बड़ा। तो ये दो एरियाज आपको याद रखते हैं, मॉडर्न बिहार और यूपी। इसका जो अगला सक्सेसर होगा यानी इसका बेटा होता है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। जैसा कि नेपोलियन ने कार्य फ्रांस में किया था, वैसा ही इसने इंडिया में किया, मतलब कि अपने साम्राज्य को और बड़ा किया इसने एक तरह से एक चीज। अब ये जो किंग बनेगा इसके डेथ के बाद, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद, तो ये बनता है 335 एडी में और इसका शासन चलेगा 375 एडी तक। इसके बाद इसने तो विक्ट्री की, पहले इसने विक्ट्री की आर्यवर्त यानी कि वो क्षेत्र जो आजकल उत्तर भारत का है, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत वाला, और इसके बाद ये दक्षिण भारत में गया था। तो ऐसा बोला जाता है कि इनने 12 आर्यवर्त के राजाओं को हरा दिया था। दक्षिण भारत में भी गया और वहां भी 9 से लेकर 12 राज्यों को वहां भी हराया था, और कुछ 2 या 3 ट्राइब्स थी उनको भी हराया था।
ट्राइब्स को तो इन्हें अपने साम्राज्य को और बड़ा कर दिया। बड़ा कर लेने से ही इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगली बात है, इसने जो है एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जब शासन बड़ा हो जाता है और उसको और फैलाने के लिए, विस्तारवादी नीति के लिए इन्हें अश्वमेध यज्ञ करवा दिया। अश्वमेध यज्ञ होता है तो ये एक प्रकार का यज्ञ होता है, धार्मिक अनुष्ठान, जिसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है यज्ञ के बाद, और घोड़ा किसी भी दिशा में जा सकता है। वो जिस दिशा में चला जाएगा, मान लो कि वो समुद्रगुप्त के राज्य की सीमा को पार करके चला गया और पहुंच गया किसी ए के राज्य में, ए राजा के राज्य में पहुंच गया। अब वो उसके राज्य में पहुंच गया तो उस राजा को ये समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर नहीं करता है तो समुद्रगुप्त से लड़ाई करनी पड़ेगी, और वैसे भी वो हार जाएंगे तो वो फिर समुद्रगुप्त उसको अपने राज्य में मिला लेगा। तो ये कुछ होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ यानी कि घोड़े को छोड़ने वाला यज्ञ था, जिसे विस्तार किया जाता था राज्य का। आगे देखते हैं, अब इसने कई प्रकार के कॉइन इशू करवाए थे, कई प्रकार के कॉइन इशू करवाए, जिसमें से गरुड़ टाइप, उसमें ईगल बना हुआ था, ईगल। उसमें बेसिकली ये लोग भागवत धर्म को फॉलो करते थे, इसलिए ईगल इनके लिए इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद धनुर्धारी, आर्चरी टाइप जो होता है, उसमें धनुष बाण वाला होता था, वो उस टाइप के कॉइन इन्होंने इशू करवाए थे। अगला था परशु टाइप। परशु क्या होता है? भगवान परशुराम ने एक हथियार पकड़ रखा था, उसको बोलते हैं परशु। उस टाइप के इन्होंने कॉइन इशू करवाए थे। अगला था अश्वमेध टाइप, इन्हें अश्वमेध करवाया था, इसलिए अश्वमेध टाइप के कॉइन अपना इशू करवाया। फिर है व्याघ्र हरना टाइप, यानी कि टाइगर किलिंग टाइप। ये नाम मैंने जानबूझ के इसलिए लिखे हैं, इंग्लिश में नहीं लिखे क्योंकि ये इसी प्रकार के आते हैं। इंग्लिश में थोड़ा कम आता है पर ये इसी प्रकार से लिखा हुआ आता है और पूछेगा कि ये क्या। आगे देखते हैं, ये कुछ टाइटल्स लिखे। कविराज, ये क्या करता था? वीणा बजाता था, कविताएं लिखता था, इसलिए इसको कविराज बोलते हैं। ये लवर था वीणा इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए, तो वो जो माँ सरस्वती बजाती है वीणा, वही वाली वीणा ये बजाएगा। इसने एक वासु बंधु नाम के एक स्कॉलर थे बुद्धिस्ट, उसको अपने कोर्ट में स्थान दिया होता, वो यही रहता था इसके कोर्ट में, और इसकी हेल्प किया करता था। आगे देखते हैं, जो ये था नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है, मैं पहले बता दूंगा। जो अगला सक्सेसर हुआ वो है चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड उसके बाद आता है, यानी कि 375 में, और 450 क्यों नहीं कर रहेगा, लगभग 40 ईयर्स तक शासन करता है। अब इनके यह जानना जरूरी है कि मैट्रिमोनियल रिलेशन ये किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि इस तरीके से ना वो एक सॉफ्ट पॉलिसी और हार्ड पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लड़ाई करके हार्ड पॉलिसी से ही किसी को जीत लेते हैं। और दूसरा होता था एक राज्य को विस्तार करने के लिए शादी किया करते थे ये अलग अलग राज्यों में, जो कि ऐसे राज्यों से किया करते थे जो कि इनके राज्य में नहीं होते थे, और इनडायरेक्टली वो उसको उनका शासन हो जाता था, कब्जा हो जाता था। इसका तो आदर्श में मिलते हुए देवराज और देवगुप्त, इसने गोल्ड कॉइन इशू करवाए थे, इसलिए गोल्डन एज ऑफ गुप्ताज बोला जाता है इसको। आगे देखते हैं मैट्रिमोनियल रिलेशन, इसने नाग वंश की जो कन्या थी, यानी कि नाग क्लैन था, उसमें कुबेर नाग से शादी की थी। ये जो नाग वंश वाला जो क्षेत्र है, आजकल मथुरा, यूपी का वेस्टर्न पोर्शन और साथ साथ राजस्थान का थोड़ा पोर्शन, वहां पे ये नाग है। फिर वकाटक राज्य था, वकाटक में इन्हें अपनी बेटी, उसका नाम था अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी कर दी थी रुद्रसेन सेकंड से। अब इस तरीके से इन्हें अपने साम्राज्य को और बढ़ा दिया, वकाटक पे भी शासन इनका पहुंच गया। फिर अगला हुआ था, इन्हें जो एक शाखा की था, वैसे लास्ट शाखा की था इंडिया में एक, इसका नाम था रुद्र सिंह थर्ड। ये उज्जैन का जो उज्जैन मध्य प्रदेश में आजकल है, महाकाल की नगरी, वहां पे ये शासन करता था। इसको हरा दिया इन्होंने, और उसको हराने के बाद शायद ऐसा ही बोला था कि इन्होंने अपनी कैपिटल वहाँ थोड़ी बहुत शिफ्ट की थी, या फिर ये इसकी सेकंड कैपिटल थी, ये भी पूछा जा चुका है। और अगली बात है, इसके पास कई सारे नवरत्न। अब ये नवरत्न क्या होते हैं? तो इसके दरबार में 9 ऐसे व्यक्ति थे जो अपने अपने फील्ड में काफी माहिर थे। तो ऐसे व्यक्ति को देखे थे, पहले थे कालिदास, फिर धन्वंतरी, फिर वराहमिहिर, फिर थे अमर सिंह, फिर छपनक, फिर शंकु, फिर बेताल भट्ट, और फिर घटकपर और गरुची। ये 9 के 9 थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं कालिदास, फिर धन्वंतरी, फिर ये वराहमिहिर, और एक ये अमर सिंह। बाकी सबका आप ना याद रखे तो चल जाएगा, पर ये आपको 4 याद रखने पड़ेंगे, ये पूछे जाते हैं। इसी के वक्त में एक चाइनीज ट्रैवलर आया जिसका नाम था फाहीन।
या फाहियान, दोनों ही नाम मिलते हैं। फाही ये इंडिया विजिट किया था और इंडिया के बारे में इन्हें बहुत सारी चीजें बताई थी, तो मैं कुछ वीडियो आगे जो मेरे को समय मिलेगा उसमें बता दूंगा। अगली बात है, इन्होंने भी कोई इशू करा था, इसमें जितने भी आते हैं के वो सभी सब अपने टाइप के लिए कोई इशू करेंगे अपने लिए। तो इसने गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन कौन इशू की। गोल्ड कॉइन को ये दिनार बोलते थे और सिल्वर कॉइन को ये रुपया बोलते थे। ये सब था अब तक का चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बाद जो अगले शासक आए हम उनको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।